हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2011 के जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक होगा हमारा मैथ्स। ठीक है ना। इसमें हम मैथ्स के जो 40 क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है ना। जितने भी इसमें आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह जितने भी आ रहे हैं, सब कुछ जितने भी आए थे, ठीक है ना। तो चलो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एकदम मज़ेदार तरीके से सॉल्व होगा। सारे क्वेश्चन इजी पूछे गए थे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, मतलब 80 नंबर, 81 81 नंबर से शुरू हुआ था, इस बार पूछा गया था। उसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्फेयर है, गोला है। इसको पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर व्यास का एक तार खींचा जाता है। भाई एक बात जान लेना कि जब भी किसी मतलब ठोस को एक एक शेप से दूसरे शेप में बदला जाएगा तो वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। उसके बाद जब उसको तार में बदला जाएगा तो जो तार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई, इसका रेडियस दूसरा होगा आर स्क्वायर और एच। ठीक है ना। पाई से आपकी वैल्यू पाई कटेगी। ठीक है। तो ये क्या बचेगा? 4/3। और गोले की त्रिज्या, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका घन करेंगे तो कितना होगा? 27। ठीक है। पाई से पाई कट गया आपका। इसका बेलन का रेडियस कितना है? 0.2। बोले तो 2/10। 2/10 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4/100 होगा। ठीक है। और हमें इसकी हाइट मतलब लेंथ फाइंड करनी है। ऊपर 4 से 4 कट गया, 3 से ये 9 बार में कटेगा और 100 उधर जाएगा तो 900। एच की वैल्यू 900 सेंटीमीटर, यानी कि एच की वैल्यू 9 मीटर आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं गलत होने के चांस तो है नहीं। अच्छा, इसमें एक बात हमने ये गलत कर दिया कि यहाँ पे जो है डायमीटर दिया हुआ था। ठीक है ना। तो डायमीटर दिया हुआ था तो इसका रेडियस क्या होगा मेरे भाई? फिर से हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। थोड़ी सी गलती हो गई, इस बात को ध्यान देते रहना, ये अक्सर गलतियां होती जाती रहती हैं। ठीक है। रेडियस कट गया, ये 4/3 रेडियस है इसका गोले का, 3 सेंटीमीटर यानी कि 27 हो जाएगा। पाई कट गया आपका। इसका जो डायमीटर दिया है 2/10, तो जो रेडियस होगा वो 1/10 होगा आपका। 1/10 का स्क्वायर करोगे 1/100 और हाइट का मल्टीप्लाई है, वो आधा नहीं किया था मैंने। ठीक है ना। अभी देखो 3 से ये 9 बार में कटेगा, 9 चौको 36, तो 3600 आएगा। और ये आंसर आ रहा है आपका सेंटीमीटर में, तो इसको जब मीटर में चेंज करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। फटाफट हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक सफ़र में एक पर्यटक बस सफ़र की 20% दूरी, 20% डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष सफ़र 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है ना। तो हम इसको देखते हुए हम टोटल डिस्टेंस हमने मान लेते हैं कि टोटल कितना था? 100 किलोमीटर। ठीक है। औसत चाल क्या होती है पहले बात कर लेते हैं। औसत चाल हमें ज्ञात करना है। औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमने कुल दूरी मानी हुई है 100 किलोमीटर। ठीक है। हमें बस कुल समय निकालना है यहाँ पे। तो जरा बताना, पहली बार जो है 20% दूरी यानी कि 20 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लिया होगा मेरे भाई? समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 2 घंटा लगा होगा। दूसरी इसका जो समय है वो कितना लगा होगा? 60% दूरी मतलब 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से, यहाँ भी 2 घंटा लगा होगा। और बच गया जो शेष दूरी, तो 80 किलोमीटर चल चुके हैं तो 20 किलोमीटर और बचा है। तो शेष दूरी में चलने में समय कितना लगा होगा? 20/20 यानी कि 1 घंटा। कुल समय कितना हो गया? 2 2 4 और 1 5 घंटा। ठीक है। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, 100/5 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। इसमें देखो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इसको ध्यान से देखना। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक क्लास में
70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो हमने मान लिया कि टोटल कितने हैं 100। तो हिंदी कितने पढ़ते हैं भाई? हिंदी 70 लोग हिंदी पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 40% छात्र लड़के हैं, बॉय कितने हैं? 40। अब लड़के कितने पढ़ते हैं वो नहीं दिया हुआ है। 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, मतलब 80% लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, ठीक है। 100 में से 40 अगर बॉय हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई? गर्ल्स कितनी होंगी? 60। तो एक बात बताना कि जो लड़कियां होंगी और हिंदी भी पढ़ती होंगी उनकी संख्या कितनी है? कह रहा है कि 80% लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, 20% नहीं पढ़ती, मतलब 80% पढ़ती हैं। और इसका 80% निकालोगे तो 48 आएगा, ठीक है। टोटल हिंदी वाले कितने हैं? 70, जिसमें से लड़कियां कितनी होगी? 48। तो लड़के कितने बच गए? 22, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे बॉयज़ हिंदी का आएगा तो 22, और टोटल कितने हैं? 40। लड़कों का प्रतिशत बताना था कि कितने प्रतिशत हिंदी पढ़ते हैं। तो टोटल हिंदी वाले 70 थे, जिसमें लड़कियां 48 थी, तो 22 लड़के हिंदी पढ़ते होंगे। और लड़कों की संख्या जो है टोटल दी गई है आपके पास 40। तो 22/40 गुणे 100 करोगे तो ये आएगा आपका 55%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें। अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम में जोड़ करके उसमें पूछ सकते हो आप। एक टंकी को एक नली 4 घंटे में भर सकती है। हमने मान लिया कि कोई पाइप ए है, वो 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है और एक फोल है रिसाव, उसके वजह से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है ना। 2 घंटे का अतिरिक्त समय मतलब 6 घंटे लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलसीएम 12 होगा, ये आएगा 3 और इसका आएगा कितना? 2, ठीक है ना। ए की क्षमता 3 है और ए प्लस बी जब आ रहे हैं तो 2 हो जा रहा है, यानी कि बी के वजह से 1 घट जा रहा है, यानी कि बी की क्षमता -1 होगी। रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? टाइम फॉर बी हम निकाल रहे हैं। समय बराबर होगा कुल, मतलब जो इसकी क्षमता जो टोटल होती है, टोटल वर्क 12 बटे में इसकी क्षमता -1, यानी कि 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना, ठीक है ना, पी से ये 3P हो जा रहा है कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में अगर 3 गुना हुआ तो फिर से 3 साल में 3 गुना होगा, तो यहाँ से 3 गुना कितना आएगा? यहाँ से 3 गुना आएगा 9P, ठीक है। तो टोटल वर्ष कितने लगे? 6 वर्ष। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है वो एक बार 3 गुना हो रहा है, तो वो हर बार 3 गुना होगा। सेम पीरियड रहना चाहिए, सेम समय रहना चाहिए, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब होगा कि उनके बीच जो कोण होगा वो कितने का होगा? 0 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एक, ये इसको नोट कर लीजिएगा आप। थीटा इज इक्वल टू 11 गुणते मिनट, ठीक है ना, माइनस 60 गुणते आवर्स घंटा, बटे में 2 होता है। और आवर्स क्या होता है? जो छोटा वाला समय होता है वो 3 वाला, ठीक है ना। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एंगल आपको कितना दिया है? 0 डिग्री। 11 गुणते मिनट, मिनट हमें तो पता ही नहीं है। अगर हम 2 को अलग अलग भाग दे दे तो 11/2 आ जाएगा, माइनस 60 गुणते घंटा, 60 गुणते घंटा, ठीक है। घंटा यहाँ पे, अच्छा 2 से भाग देंगे तो ये 30 होगा, 1 सेकेंड, 30 गुणते घंटा। यहाँ पे घंटा का मतलब होता है, एच का मतलब होता है ये जो छोटा वाला समय होता है वो। 3 और 4 बजे के बीच पूछ रहे हैं ना, तो छोटा वाला यहाँ पे एच की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 180/11 बराबर मिनट, ठीक है ना। मिनट को यहीं पे रखते हैं और ये 90 उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा, और 2 का जब गुणा होगा तो 180 हो जाएगा। बटे में 11 मैंने कर लिया, तो 180/11, 180/11 का मतलब होता है 16 से 4/11 मिनट। कब से? छोटे वाले समय से। 3 और 4 बजे के बीच में ही देखना है ना, तो 3:16 से 4/11 मिनट इसका सही आंसर आएगा। आपका फॉर्मूला क्या था? थीटा बराबर 11 गुणते मिनट माइनस 60 गुणे घंटा बटे में 2, ठीक है।
33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि एसपी दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 33, प्रॉफिट दिया हुआ है 11, एसपी 11 मीटर कपड़े बेचने के बराबर लाभ होता है, यानी कि 11 एसपी दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 बार ऐसे लिख दिया एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। इसका सीधा से आपका फॉर्मूला पता होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्टकट नहीं बताने जा रहा हूँ, एकदम ऐसे बता रहा हूँ कि आराम से लग जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 एसपी के बराबर, 11 के विक्रय मूल्य के बराबर। बेचा कितना है, 33 एसपी है। ठीक है, खरीदा कितना होगा, तो भाई एक बात याद रखना यहाँ पे कि जितना बेचेगा उतना ही खरीदेगा। ठीक है ना, 33 अगर एसपी है तो 33 सीपी भी होगा। ठीक है, इसको अगर हम एक साइड करते हैं तो 33 सीपी बराबर 22 एसपी आएगा। तो यहाँ से अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो 22/33 यानी कि 2/3 आएगा। तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। एक का लाभ हो रहा है कितने क्रय मूल्य पर, 2 पर, गुणे 100 बराबर 50%। इसका सिंपली आंसर आ सकता है। चलो आगे की बात करते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र को 3/14 किसी संख्या का 3/14 बताने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/4 बता दिया और सही उत्तर से 150 अधिक था, मतलब बाद वाला जो है उत्तर अधिक था। ठीक है ना, तो बाद वाला आंसर क्या था, संख्या का उसने 3/4 बता दिया था, माइनस सही वाला उत्तर क्या था, संख्या का 3/14 बताना था। और इस तरह से आंसर कितना अधिक आया था, 150। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे 28 होगा। ठीक है ना, एलसीएम 28 होगा और ये हो जाएगा हमारा 21x माइनस 6x बटे में 28 बराबर 150। 21 में से 6 घटेगा 15, 15 को कटा देंगे 150 से, ये 15x है, 10 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 280 आएगा। ठीक है ना, ये कटाने वाला पार्ट है, आप इसको कटा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब बताओ आप। ठीक है ना, मतलब जहां पे मल्टीप्लाई लिखा है उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पहले प्लस करेंगे फिर उसमें और क्या ऐड करेंगे, उनका मल्टीप्लाई। ठीक है ना, स्टार का मतलब ये लिखा हुआ है, तो पहले वाले का इसका मतलब क्या होगा, देखना जरा, 3 + 4 होगा और प्लस में क्या करना है, 3 × 4। ठीक है ना, और माइनस क्या करना है, 2 स्टार 3, स्टार का मतलब होगा पहले जोड़ा जाएगा फिर उनका मल्टीप्लाई जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये 7 और 12, 12 7 19 हो गया, माइनस 5 और ये 6 11, ये आपका आ जाएगा 8, आंसर सिंपली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी के बीच 671 रुपए की राशि इस ढंग से बांटनी है कि यदि उसके हिस्से की राशि 3 7 और 9 रुपए बढ़ा दी जाए तो 1 2 3 के रेशियो में होगा। भाई पैसा हमारे पास इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, 671 रुपया है। अगर हम कहीं से ये 6 3 7 और 9 रुपया ला दें, यानी कि 7 9 16 और 3 19 19 रुपया कहीं से ला दें तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 690। ठीक है ना, अगर हम 19 रुपया कहीं से ला दें तो हमारा टोटल हो जाएगा 690। ठीक है, और इसका रेशियो होगा 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 3 2 5 1 6। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल 6 है और यहाँ पे टोटल कितना है, 690, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 690, तो एक की वैल्यू आएगी 115, 115। ठीक है, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है ना, लेकिन ए में 3 रुपया बढ़ाया गया था, तो एक्चुअल आंसर लाने के लिए 3 रुपया घटाना पड़ेगा, 3 रुपया घटाओगे तो 112 आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। ठीक है ना, तो पार्क का क्षेत्रफल होगा, आयत बन गया आपको, ये हमारा एक वर्ग है, इसके विकर्ण पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 मिनट चलता है। ठीक है ना,
तो इसका दूरी कितना होगा, मतलब विकर्ण की लंबाई, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई, और टाइम जो है हमारा 3/60 घंटा है। 3/60 का मतलब 1/20 होता है। ये कुल कट करके 1/5 आएगा, 1/5 किलोमीटर, या तो हम बोल सकते हैं कि 200 मीटर। आप इसको कटाओगे तो ये आएगा, ठीक है ना, 1000/5 करोगे 200 आएगा, ठीक है। यानी कि विकर्ण जो है हमारी, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो दो तरह से निकाला जाता है, या तो भुजा का स्क्वायर, या तो जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4, 4 पर 4 जीरो आ जाएंगे और बटे में 2, ठीक है। तो ये इससे कटाओगे तो 2 गुणे 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है ना। यही ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, वो 10⁴ के ऑर्डर में दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का विकल्प नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पुरुष 17 दिन भोजन पर 1105 रुपये का खर्च करते हैं। 27 दिन के भोजन के लिए 1170 रुपये का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफ़ी होगा। तो भाई आपने पढ़ा होगा MDH, एच है नहीं, अपॉन W, और R भी होता है। तो यहाँ पे वर्क नहीं है, रुपीज़ है, तो रुपीज़ लिख लेते हैं। तो M1D1 R1 बराबर होगा M2D2 R2, ठीक है। तो पहला आदमी 12, पहला दिन 17 बटे में पहला पैसा है 1105 बराबर दूसरा आदमी, आदमी तो है ही नहीं, ठीक है ना, M लोग होंगे मान लेते हैं, 27 दिया हुआ है और नीचे कितना होगा 1170, ठीक है। तो आपको इसको कटाना है। चलो भाई देखो, 3 से ये कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा ये 9 बार में, ठीक है। 9 से ये कटेगा भाई, 9 से ये कटेगा 13 बार में, ठीक है ना, 13 बार में कट गया। और कोई कटेगा, ये भी कटेगा 17 से, 17 छक्का 102, 8 बज गया 5 85, 17 पाँचे 85, 65 हो गया, ठीक है ना। 65 से ये 2 बार में कट जाएगा, 65 दूना 130, ये भी कट गया, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई जो होगा, देखो ये 2 जो नीचे है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो M की वैल्यू जो आएगी 8 पुरुष के बराबर आएगी। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर बेच दिया, 420 में बेच दिया। देखो भाई 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है ना। तो उसकी SP कितनी होगी, 12.5% का मतलब होता है 1/8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/8 का नुकसान हुआ तो बेचा कितना होगा 7/8 में, और 7/8 की वैल्यू आपका दिया है 442। अगर x लगाना चाहते हो तो लिख लो x, टोटल हमारा x था MP, सॉरी, हाँ। तो इसमें 7/8 का घाटा उठाया, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू 6 8 48, 480 रुपये इसकी CP आएगी, ठीक है ना। अगर वो 12.5% का लाभ कमाने के लिए वो उसे कितने में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 12.5% का लाभ कमाएगा, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 480 का 12.5% का लाभ, मतलब 12.5% का मतलब होता है 1/8, लाभ कमाना है तो 8 में 1 जुड़ेगा, यानी कि 9/8 में बेचेगा। 8 छक्का 48 और 6 9 54, 540 रुपये आएगा, ठीक है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, ठीक है ना, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, क्या कि जो SP दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है 7/8, 7/8 की वैल्यू कितनी है 420, ठीक है। हमें वैल्यू किसका निकालना है 9/8 की, 12.5% लाभ कमाएगा तो 9/8 की। तो 7/8 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू आएगी 420 गुणते 8/7। तो अगर हमें 9/8 की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पर भी 9/8 का गुणा होगा, 8 से 8 कटेगा, 7 छक्का 42 और 9 छक्का 54, तो 540 रुपये ऐसे भी आ जाएगा। 6 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा, चौथा अनुपात हम मान लेते x होगा। तो क्या होता है, बाहर वाले का गुणनफल बराबर अंदर वाले का, अंदर वाले का गुणनफल 96 है, बाहर वाले का गुणनफल 6x है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 16।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन है, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहे एक दूसरे व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है मेरे भाई। देखो, रेलगाड़ी की स्पीड दोनों बार बराबर रही होगी, ठीक है ना, और लंबाई भी दोनों बार बराबर रही होगी। देखो, जब ट्रेन इधर को जा रही है तो M1, पहला व्यक्ति इधर ही को जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी इधर ही को जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में है तो स्पीड घटेगी, और स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? ट्रेन की, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड, ठीक है। ये ट्रेन की है और ये किसकी है? आदमी की। स्पीड क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस किसका होगा? डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे लेंथ लिया जाएगा ट्रेन की, अपॉन टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और एक बार फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो की आवर्स में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या कर लेते हैं कि जो 9 किलोमीटर पर आवर है और 6 किलोमीटर पर आवर है, इसी को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ताकि हमें आसानी रहेगी कि हम मीटर पर सेकेंड में ही आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम 9 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा, यानी कि 5/2 आएगा। पहला की स्पीड 5/2 और दूसरे की स्पीड कितनी आएगी? 5/3, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, पहले की स्पीड है 5/2 और दूसरे की स्पीड है 5/3। चलो देख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरा देखना, स्पीड इक्वल टू क्या होगा? दूसरे की स्पीड कितनी थी? 5/3, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम ये 5/2 को इधर भेज दें, ये 5/3 को इधर भेज दें, तो दोनों से s की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। चलो, हम यहाँ से इसको काट करके इधर भेजेंगे तो ये जुड़ जाएगा 5/2। यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये इधर आकर के जुड़ जाएगा। दोनों s की वैल्यू निकल गई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो देखो क्या आएगा, L/40 + 5/2 बराबर L बटे में, 1 मिनट, पहली बार 40 था, दूसरी बार 30 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 आएगा। L/40 + S, हाँ, ये 5/2, और दूसरा L/30 + 5/3 है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अब हम L को एक तरफ करते हैं और 5/2 और 5/3 को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा L/40 - L/30 बराबर होगा 5/3 - 5/2, ठीक है। 3 - 4 यानी कि -1, एलसीएम हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा -5। 6 से ये 20 बार में कट जाएगा, 20 का गुणा इधर होगा तो 100 होगा, ठीक है ना। तो एल की लंबाई कितनी? एल का मतलब कितना आ जाएगा? 100 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर था। इसको शॉर्ट में कर सकते थे बहुत सारे टर्म को बिना लिखे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 96 नंबर। जब 75 में किसी संख्या का 75%, 75 में किसी संख्या का 75%, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिलती है। तो संख्या क्या है भाई? तो 75 बराबर होगा x - 3/4x। इसको हम क्या किए हैं? राइट हैंड साइड ले गए हैं। तो ये आएगा 75 बराबर x/4। 4 को अगर आप इधर ले जाओगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से 75 में किसी संख्या का 3/4, 75% जोड़ा जाता है, मतलब 3/4 जोड़ा जाता है। 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। 7:4 मतलब टोटल कितना है? 11, और यहाँ पे टोटल कितना दिया है? 55। तो 11 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मिल्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35, और वाटर की वैल्यू आ जाएगी 5 को 20, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि ये रेशियो 7:6 का हो जाए।
ये रेशियोस किसका हो जाए 7:6। एक बात बताना कि पानी मिलाया जाना है तो पानी बदलेगा, दूध वही रहेगा। ठीक है, मतलब दूध पहले 35 था तो यहाँ भी 35 रहेगा, तो 7 की वैल्यू 35 है, मतलब कितने गुना है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा। ठीक है, कितना मिलाया गया मेरे भाई, देख सकते हो आप 10 लीटर मिलाया गया। ठीक है, मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया जाएगा तो पानी बदलेगा, ये वाला दूध बराबर रहेगा। तो ऊपर अगर 35 है तो नीचे भी 35 होगा, लेकिन यहाँ पर रेशियो 7:6 का दिया था, तो 7 की वैल्यू 35 मतलब 5 गुना, तो 6 की वैल्यू 30 होगी, मतलब 30। तो ये 20 लीटर से 30 लीटर हो गया। कैसे हो गया, 10 लीटर मिलाया गया होगा। विपिन ने 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 1320 रुपए का भुगतान किया है तो मूलधन कितना था। देखो भाई, हम यहाँ पे बताए हुए हैं एसआई वाले चैप्टर में, आप देखोगे तो यहाँ पे जो एसआई होती है वो R/T का मल्टीप्लाई होता है। 6 साल रेट और टाइम का गुणा होता है, 6×5 = 30। 30% एसआई आएगा, और 30% की वैल्यू दिया है 1230, तो 1% की वैल्यू आएगी, आपको कटा लोगे 41। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ 2 0 बढ़ा लो, 4100। ये एकदम आराम से हो गया। जो साधारण ब्याज होता है वो R/T का मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, यदि log x बेस 8 प्लस log x प्लस 2 द होल स्क्वायर बेस 64 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, x की वैल्यू बताने के लिए हमें दोनों का बेस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस 8 प्लस log 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बेस वाला जो है। ठीक है, और ये x प्लस 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर ये मतलब 1/2 दोनों का करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा log x बेस 8 और ये log x प्लस 2 बेस 8। तो जो प्लस में होता है log, वो एक में जब करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी x प्लस 2 है यहाँ पे इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, बेस कितना है इसका 8। ठीक है, ये जब इधर इसके पावर में लिखा जाएगा 8⁻1, तो इधर बचेगा x प्लस 1। ये लॉग अगर हटाते हैं, एंटी लॉग लेते हैं जिससे बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। इसका आप फैक्टराइज करोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 2 चल रहा है ना, हम 1 कहाँ से ला दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 चल रहा है तो ये आएगा 2x। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आगे x कॉमन करते हो तो x प्लस 4 आएगा और माइनस 2 आएगा, यानी कि x माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, एक 2 आएगी, एक माइनस 4 आएगी, तो x की वैल्यू 2 वाली यहाँ पे ऑप्शन में शायद दिख रहा है। ठीक है ना, माइनस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, x की वैल्यू -4 ऑप्शन में रहना भी तो चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें केवल यही वाला स्टेप ध्यान देने लायक था, ये वाला। ठीक है, 800 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से 5% अगर रेट हो एनुअल, तो कितने समय बाद ये 882 रुपये हो जाएगी। आपको दिख रहा है क्या कि 82 रुपये इसमें ब्याज लाना है। ठीक है ना, एक बात बताना, हम मोटा मोटी बात करते हैं ओरली कैलकुलेट करने की। देखो बेसिकली हो जाएगा नो डाउट। ठीक है ना, लेकिन जब टाइमिंग आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे दिया है तो हम ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई 800 पे अगर 5% लगाएंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज बोलो या चक्रवृद्धि ब्याज बोलो निकलेगा, पहले साल का तो बराबर होता है, तो वो कितना आएगा 40 रुपये। फिर 1 साल का लगाएंगे तो 40 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा, तो 40 और 40 80 और थोड़ा सा ही ज़्यादा तो चाहिए, तो 2 वर्ष तो चाहिए हमें। ठीक है ना, ये ओरली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, बाकी अगर आप इसे लगाना चाहते थे तो लगा सकते थे, इसको लिख के आप लगा सकते हो क्या, कि जैसे यहाँ पे होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100⁻n, ये ऐसे फॉर्मूला लगा सकते थे। अमाउंट आपका 882 रुपये है, बटे में 800 रुपये आपका मूलधन है, P को इधर लाएंगे तो
इज इक्वल टू 1 प्लस 5/100 यानी कि 1/20 के पावर n होगा। ये आपका 21/20 होगा और इसको 2 से कटा लोगे तो 441/400 आएगा और ये 21/20 का पावर n। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, 21/21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। ये बेसिक तरीका था। ये वाला क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्या? पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के पावर 4 एक ही आएगा, 1 के पावर 4 एक ही आएगा और जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, मतलब अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है तो पावर कितना भी बढ़ा ले वो 2 ही आएगा जोड़ने पर। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, यानी कि पहली संख्या जो होगी यहाँ पे, पहली संख्या जो होगी आपकी 3x होगी और यहाँ पे जो दूसरी संख्या होगी वो 8x होगी। डिफरेंस आपको 5x का दिख रहा है और यहाँ पे डिफरेंस दिया है 115 का, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23। दोनों में से बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या जो भाई 8x है, तो x की वैल्यू 23 आई है तो आप 8x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, 23 गुणते 8 आएगा, 8 3 के 24, 8 2 के 16, 17 18, 184, ऑप्शन नंबर सी। 2100 रुपये की राशि 3000 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच बांटनी है। 3000 मेल एंड फीमेल हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी संख्या नहीं दी गई है। यदि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपये और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए तो नंबर ऑफ मेल्स बताने। ठीक है ना, नंबर ऑफ मेल कितने हैं वो बताएं। देखो ये जैसे क्वेश्चन ना कई तरीके से लग सकता है, मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ। मान लेते एम का मतलब मेल है और एफ का मतलब फीमेल है, ये मेल और फीमेल मिलाकर के कितने हैं? 3000। ठीक है, अब हम बात कर लेते पैसे की। एक पुरुष को कितना दिया गया है? एक गुणते एम करेंगे तो एक एम आएगा, और एक महिला को कितना दिया? 50 पैसे, यानी कि 0.5 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितने रुपए हो जा रहे हैं? 2100 रुपये। ठीक है, हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है तो फीमेल को हमें कटाना होगा। जैसे x और y दो इक्वेशन बनते हैं ना, एक्स वाई वाला, तो वैसे ही यहाँ पे f को कटाना होगा। तो नीचे वाली जो दूसरा इक्वेशन है इसको डबल कर देंगे तो फीमेल बराबर हो जाएगा। देखो इसको मैंने डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। 0.5 का अगर 2 टाइम्स करोगे तो 1 आएगा, और ये आपका क्या बदल जाएगा? 21 दूनी 4200 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैंने चेंज किया हुआ है। तो दूसरे समीकरण में से तीसरा, पहला वाला माइनस करोगे तो क्या आएगा? इधर क्या आएगा? m, और फीमेल वाला कट जाएगा और इधर कितना आएगा? 1200। तो मतलब मेल की संख्या 1200 हो गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 घंटे एक साथ बजती हैं। ठीक है, अगर वो जो है उनके टाइमिंग जो है 3, 5, 7, 8, 10 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो पुनः एक साथ वो कितने मिनट बाद बजेंगी? देखो भाई ये सेकंड में दिया हुआ है कि 3, 5, 7, 8 सेकंड में। तो जो ये घंटी वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? बता लेते हैं। एलसीएम तो आप निकाल लेना, बेसिकली अभी आपको निकालना आता होगा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। 3, 5, 7 तो होगा ही होगा, 8 का मतलब होता है 2 गुणते 4। ठीक है, 10 का मतलब होता है 2 गुणते 5। मैं 2 लिख चुका हूँ और 5 भी लिख चुका हूँ, यानी कि 10 के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये आपका एलसीएम आएगा सेकेंड में। ठीक है, अगर ऑप्शन हमारा मिनट में दिया है तो सेकेंड को हम मिनट में कैसे बदल लेंगे? 60 से भाग देके। ठीक है ना, तो चलो देखो इसको हम डिवाइड करते हैं। 4 5 20 23 60 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है? 14 मिनट। देखो एक ही स्टेप में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कितनी आसानी से आ जाता है, अलग अलग कैलकुलेट करते तो यही टाइम लगता है। कह रहा है कि 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग है। ठीक है ना, एक स्क्वायर है जिसकी एरिया दिया हुआ है 900 मीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की जो साइड होगी, स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ पेंसिल। ठीक है, स्क्वायर की जो साइड होगी वो कितनी होगी? 30। ठीक है, कह रहा है कि चारों कोने से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। ठीक है ना, इसकी आपकी साइड आ गई है 30। मैं साइड को यहाँ पे हटा देना चाहता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये 30 था तो ये 15 15 में बटेगा,
ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसकी जो भुज दो साइड इक्वल है, 15 और 15, ठीक है ना। ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो अगर 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पे इस वाले में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? जरा आप बताना तो। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला जो आएगा वो आएगा 15 करड़ी में 2, 15 करड़ी में 2, ठीक है। और कह रहा है कि इस तरह से जो नया वर्ग बन रहा है ये वाला इसका क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और इसकी साइड कितनी है? ये 15 करड़ी में 2। 15 करड़ी में 2 का अगर स्क्वायर करोगे 225 गुणे 2 यानी कि 500 आएगा। सॉरी 15 का 225 और 2 गुना करेंगे तो 450 आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया हुआ है, 15 करड़ी में 2 का स्क्वायर कर दिया है, यही क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 450, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बस उसकी साइड फाइंड कर ली, वो आ गया। इसका दूसरा तरीका क्या था कि ये चारों को माइनस 900 में से ये चारों वाले त्रिभुज को माइनस कर देते तो भी आ जाता, उतना करने की जरूरत नहीं थी। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। तो एक बात बताओ कि 5 से भाग देने पर 3 शेष रह जाता है, तो ऐसा कोई भी नंबर आप गेस कर सकते हो। आप गेस करके बताओ, क्या अगर हम नंबर को अगर हम 8 माने तो 5 से भाग देने पे 3 शेष रहेगा? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। इस संख्या के वर्ग यानी कि 64 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा? 4, ठीक है। हम अपने मन से मान लिए, बस हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। किसी संख्या को बोला है ना तो हम अपने मन से मान लेंगे। आगे देखो, इसमें कह रहा है कि गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए, ठीक है। लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह सही वाला क्या था? 54, और गलत वाला क्या था? 42 पढ़ा गया, ठीक है। एक दूसरा छात्र 50 की जगह पे 74 पढ़ लिया गया, ठीक है ना। यानी कि सही वाला काम क्या था? 104 अंक, और गलती से कितना पढ़ा गया है? 116, यानी कि 12 ज्यादा पढ़ा गया है, ठीक है। तो अगर ये गलती से 116 पढ़ लिया गया, अगर हमें सही वाला काम करना है तो 12 घटाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो औसत इसका कितना था? 40। तो 40 में से हम 12 घटाएंगे, लेकिन 12 औसत नहीं है। देखो ये वाला औसत है 40, लेकिन औसत में से हम औसत घटाएंगे तो 12 घटाना है, योग में 12 की कमी करनी है ना, 12 बटे में 12, तो औसत हो जाएगा आपका 39, ठीक है। आपका औसत हो जाएगा 39। अगला है, ए अकेला किसी काम को 5 दिन में और बी उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए 5 दिन में, बी 4 दिन में, और ए बी सी 2 दिन में। तो जरा इसका एलसीएम आप लोग बताना, 5 चौको 20, ठीक है। इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 5, और इसकी क्षमता 10, यानी कि सी की क्षमता कितनी हो गई? 1। ए प्लस बी का मतलब है 9, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इसकी क्षमता कितनी हो गई? 9। तो इसकी क्षमता 1 होगी, तभी कुल मिलकर के 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी की क्षमता 1 हो गई, सी की जो क्षमता 1 है, तो टाइम फॉर सी का समय क्या होगा? कुल वर्ग बटे में इसकी क्षमता, यानी 20 बटे 1, यानी कि 20 दिन लगेगा, ठीक है। एक समचतुर्भुज है कि एक भुजा और विकर्ण दिया गया है 25 और 40, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। बराबर तो नहीं होते, लेकिन जो डायगोनल है वो समद्विभाजित होता है, बाइसेक्ट होता है। अच्छा, इसका एक विकर्ण जो है 25 का है, सॉरी, एक भुजा जो है इसकी 25 है। एक साइड 25 है तो सारी साइड इसमें 25-25 की ही होंगी, ठीक है। एक साइड 25 है और इसका जो डायगोनल है वो 40 का है। तो अगर ये वाला डायगोनल, जैसे जो ये सीधे दिख रहा है, ये अगर 40 का है तो इधर आपका आएगा 20-20 में। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये 20 होगा और ये वाला भी 20 होगा, ठीक है ना। तो जरा आप बता देना कि ये वाला कितना होगा इसका आधार।
ठीक है ना, ये 25 है, ये 20 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा, 625 में से 400 घटेगा 225, यानी कि 15 आएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो। ठीक है ना, ये वाला 15 आएगा, ये वाला 15 आएगा, तो ये वाला भी 15 होगा, 15 और 15। ठीक है, अब आप इसको आराम से निकाल सकते थे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से दिख रहा है 4, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। मैं इसका दूसरा भी फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन पहले ऐसे कर लेते हैं। 4 एक जैसे त्रिभुज दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज, तो 4 गुणते एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई 15 गुणते 20। ठीक है, 150 15 चौको ये 600 आएगा आपका। एक सेकेंड, ये कटेगा 10 बार में 150, 150 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या होता है कि जो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ 1/2 D1, पहला डायगोनल गुणते दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो 1/2 करोगे, पहला डायगोनल है इसका 30, दूसरा डायगोनल है इसका 40, तो 4 3 1200 का आधा करोगे तो 600 ही आएगा। ठीक है, इस पे आप डाउट नहीं रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। आप इसको आराम से भी कर सकते हो कि जैसे हमने मान लिया कि पहली बार इसकी साइड जो है 10 है, तो इसका क्षेत्रफल रहा होगा 10 × 10 यानी कि 100। दूसरी बार इसकी साइड है 20% बढ़ा लो, 10 का 20% आप बढ़ाओगे तो 12 आएगा, तो 12 × 12 कितना आएगा 144। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है 100 से 144 हो गया। कंपेयर अगर 100 से करना हो तो जितना बढ़ता है उतना ही प्रतिशत होता है, यानी कि 44% बढ़ा है। इसका दूसरा तरीका क्या होगा मेरे भाई, एकदम आसान, वो भी होता है। इसका सक्सेसिव जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो x + y + xy/100 बढ़ रहा है तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। इसका पहली भुजा 20 है, दूसरी भुजा भी 20 होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 20 × 20/100, तो इस तरह से करोगे तो भी 44% आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। जब पूरा भरा है तो 16.5 किलोग्राम है। जब पात्र 1/4 भरा है, तो भाई देख लो, एक बात बताना कि जैसे जब पानी भरा होगा तो जो बर्तन है और जो पूरा पानी भरा है, ठीक है ना, पानी को मैं W से दिखा देता हूं, तो कितना वजन है 16.5। ठीक है, और जब 1/4 भरा रहे, चाहे कितना भी भरा रहे, बर्तन का भार तो नहीं बदल जाएगा ना। ठीक है, तो जब 1/4 भरते हैं पानी, तो 1/4 पानी भरेंगे तो पानी 1/4 होगा, बर्तन जितना है उतना ही किलो का रहेगा। तो इस समय कितना हो जा रहा है 5.25। ठीक है, इस ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाला घटाएंगे तो यह आएगा 3W/4, और इधर से आप घटाओगे तो 0.25, और 16 में से 5 जाएगा तो 11। ठीक है, अब 4 का गुणा करके 3 से भाग देना है मेरे भाई, तो आपकी W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, पानी का वजन आ जाएगा। कैसे, 4 से गुणा करोगे तो 11 चौको 44 और 25 चौको 100, 44 एक 45 आ जाएगा, और 3 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब पानी जब पूरा भरा है तो 15 kg का है। तो पहले वाले समीकरण से आप देख लो कि W की वैल्यू अगर 15 रखेंगे तो जो बर्तन है वो कितना आ जाएगा, 15 माइनस करोगे तो 1.5, 1.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। 8 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक कामगार जून के वेतन, जून में इसका वेतन जो है ये है, कितना है 5/2। जुलाई में कितना है 9/4। ठीक है, दोनों रेशियो में अगर हम 4 से गुणा कर दें, ठीक है ना, 4 से गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 कटने के बाद, और यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी कि ये कब का है, पहला वाला जून का, और दूसरा वाला कब का है, जुलाई का। ठीक है, चलो, तो कह रहा है कि जून का वेतन जुलाई के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ वो सही है, कम नहीं होगा। तो भाई कितना अधिक है, आप प्रतिशत निकालोगे। जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बताओ कितना अधिक है, 1। ठीक है, नीचे में बटे में लिखा जाता है जिसके साथ लगा होता है से, या जिससे कंपेयर किया जाता है। तो जुलाई के वेतन की तुलना में जुलाई से तुलना किया जा रहा है, मतलब 9 से, और गुणे 100, और 100/9 का मतलब होता है 11 से 1/9।
ठीक है ना, नीचे 9 है तो नीचे 9 ही आएगा, ये याद रखना, 9 से कटता नहीं। किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि किसी संख्या का 1/4 भाग, तो उस संख्या का 1/4 होना चाहिए, इन सब का 1/4 हो सकता है। ठीक है ना, इसके बाद 17 आएगा, 17 का 1/5 नहीं कर सकते, ऑप्शन ये वाला नहीं सही होगा। इसके बाद 65 आएगा, इसका 1/5 कर सकते हो। इसके बाद 57 आएगा, इसका 1/5 नहीं कर सकते। अगली संख्या बोला है ना, तो ऑप्शन ऐसे ही 64 हो गया। ठीक है ना, 64 का 1/4 कितना आएगा, 16, और 65 का 1/5 कितना आएगा, 65 का 1/5 करोगे तो 1/5 करोगे तो 13 आएगा। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है ना। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो गया। अदरवाइज आप बेसिकली देखते, जैसे मैंने इसमें ये वाला बात यूज़ किया कि किसी संख्या का 1/4, यानी कि संख्या का 1/4 हो सकता है, और हमारे ऑप्शन में संख्या ही दी गई, तो मैंने ऑप्शन का 1/4 करके देखा तो सबका हो जा रहा है। अगली संख्या जैसे ही मैंने लिया, तो पहले वाला ऑप्शन का अगर अगली संख्या लेंगे 17, 17 का 1/5 नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी में 65 का 1/5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 अधिक आ रहा है वो ऐसा नहीं बोला है कि कितना, डेसिमल में बोला ही नहीं है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा होगा। 56 के बाद 57 आता है, उसका 1/5 नहीं होगा। 60 के बाद 61 आता है, उसका 1/5 नहीं होगा। ये तो इस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है, एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं, ठीक है, जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। इन कक्षाओं का पास प्रतिशत 10, 20 और 35 है, तो स्कूल का पासिंग परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, पहले स्कूल में पास कितने हैं, हम पास की वैल्यू बता लें। पहले क्लास में पास कितने हैं, दूसरे क्लास में पास कितने हैं, और तीसरे क्लास में पास कितने हैं। पहले क्लास में 40 छात्र हैं और 10% पास हैं, तो 40 का 10% होगा 4। ठीक है, दूसरे क्लास में 50 स्टूडेंट है और 20% पास है, तो 50 का 20% आएगा 10। देखो प्रतिशत निकालने के लिए 50 का 20%, तो प्रतिशत जब भी निकालना होता है तो 2 0 कटेगा और जो बचता है उसका गुणा हो जाता है। प्रतिशत निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, तीसरी क्लास में 60 छात्र हैं और 35% पास है, तो 60 का 35% करोगे तो 35 दूना 70, 21 आएगा। ठीक है, तो भाई पासिंग परसेंटेज हम निकालें कि कितने पास हैं, तो कितने पास है आप बता सकते हो। 21 7 25 10 35, ये टोटल कितने पास हैं, 35। ठीक है, बटे में टोटल छात्रों की संख्या पूरे स्कूल का पूछा है, तो 40 50 90 और 150। ठीक है, और गुणे 100। इसको अगर आप 50 से कटाओगे तो 2 बार में 3 बार में कटेगा, 70/3, 70/3, 23 3 69, 70/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेजिमेंट में 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ऑप्शन वही होगा जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसे चारों ऑप्शन सही कर लेंगे तो हमें नंबर कहाँ से मिलेगा। तो फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि 10, 15 और 25 से भी ऑप्शन कटना चाहिए, और ये होता है एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम यहाँ पे बोला भी है। तो सबसे छोटा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, जो 400 है वो 15 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, इन दोनों से कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जो 900 है वो 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है 25, 15 और 10 का। 25, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं। 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 5, 50 25 3 75 दूना 150, इसका एलसीएम 150 होगा, तो आंसर वही होगा जो 150 से कट रहा होगा। एलसीएम अगर 150 आया है तो हो सकता है तो 150 का पहला मल्टीपल हो या 150 का दूसरा मल्टीपल बन रहा हो। ठीक है ना, जहां पर हम देखेंगे कि ये इसका पूर्ण वर्ग आ जाए, इसका जो आएगा 150 आएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 150 का फिर हम 3 गुना करेंगे 450, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 गुना करेंगे नहीं बनेगा, 5 गुना 6 गुना पे बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे चेक किया जाता है इसको। कह रहा है कि किसी काम का 4/7 भाग 7/4 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कि किसी काम का 4/7 भाग कितने दिन में, 7/4 दिन में। ठीक है ना, तो एक भाग मतलब कंप्लीट भाग कितने दिन में होगा, 49/16 दिन में।
ठीक है। तो शेष काम कितना है, 3/7। तो 3/7 भाग कितने दिन में होगा, 49/16, और यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। तो 7 से 7 बार में कटेगा, यानी 21/16। सॉरी, इसका आंसर 21/16 दिन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी 2.5 घंटे में तय की जाती तब कार की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ठीक है, 180 किलोमीटर की दूरी को हमें 2.5 घंटे में तय करना है। तो स्पीड इक्वल टू होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है, 5/2। ठीक है ना, 5 से ये 36 बार में कटेगा, 36 गुणे 2 करोगे तो 72 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5 से ये 36 बार में कटेगा, तो 36 गुणे 2 भी तो होगा, तो 72 आएगा। एक समानांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 11 व 13 है। एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये 11 है और ये 13 का है, तो ये भी 13 का होगा और ये 11 का होगा। यदि एक विकर्ण जो इसमें है 16 मीटर का है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है ना, ये वाला भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे भुजाओं का नामकरण कर दें, ए बी सी डी, ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो भाई एक पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होती है कि भुजाओं के वर्गों का योग ए बी सी डी और ए डी, इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर आएगा। मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो मेरी ज्योमेट्री वाली पीपीटी जो पीडीएफ है उसमें मैंने दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ज्योमेट्री। तो भाई ए बी स्क्वायर का मतलब होगा 121। ठीक है, बी सी स्क्वायर का मतलब होगा 169, सी डी स्क्वायर का मतलब होगा 121 और ये 169। ठीक है, ए सी स्क्वायर, एक विकर्ण मान लेते हैं, कोई भी विकर्ण मान लो। ठीक है ना, 16 का 16 दिया है तो 16 का कितना होगा, 256, और हमें दूसरा वाला निकालना है। ठीक है, चलो इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये आएगा आपका 70 20 90 19 380। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ये 9 1 10 होगा, और ये 12 और 16 28 1 29, 290 का 2 गुना 580। इसको जोड़ेंगे तो 580 आ रहा है। ठीक है, 580 में से 256 निकालेंगे हम, तो आएगा बी डी स्क्वायर। भाई 80 में से 56 निकालेंगे तो 24 होगा, और 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यानी कि बी डी की जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी, 18 मीटर आएगी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। चलो अगला देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। तो भाई 6 साल पहले कहेंगे तो पहला भी 6 साल घटेगा, दूसरा भी 6 साल, तीसरा भी 6 साल घटेगा, यानी कि कुल 18 वर्ष घटेंगे। ठीक है ना, तो 6 वर्ष पहले इनका जो योग था वो क्या था, 90 - 18, मतलब 72 वर्ष था। ठीक है, और इनका योग यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 2 5 1 6x, एक्स लगाओगे तो देख लो 6x की वैल्यू 72, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। ये कब है, 6 वर्ष पहले का योग है। ठीक है ना, x की वैल्यू 12, तो c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू 3 दिया है, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, लेकिन ये कब है, 6 वर्ष पहले का डाटा है। 6 वर्ष पहले अगर 36 था तो फिलहाल में c कितने का होगा, 6 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 42 का आएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 और 715 आम बांटे जा सकते हैं, तो यहाँ पे इसका HCF निकालना जाता है। ठीक है ना, HCF आप इसका निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, 429 और 715 का। एक बात और देखना कि अगर HCF निकालने के लिए बोल रहा है तो किसी भी 2 नंबर का HCF उन 2 नंबर छोटे वाले नंबर से बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। आप इसका HCF निकालोगे सीधे सीधे 143 भी आएगा। इतना तामझाम ना सोचो, सीधे सीधे देख लो। ठीक है ना, 429 और 715 का अगर आप HCF निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, 429 और 715 का, ये एक बार भाग जाएगा, 429 हो गया, 15 में से 9 जाएगा 6, 70 में से 42 जाएगा 28।
429, एक बार जाएगा 286, ठीक है। ये 3 बचेगा, 12 में से 8 घटेगा 4, और यहाँ से ये माइनस करोगे 143, और ये 286, ये 2 बार में 286 कट जाएगा, यानी कि 143 इसका HCF, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें अच्छे क्वेश्चन भी दिखे होंगे। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि सारे SI के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं सबको मैं डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है ना। UPSI के आई थिंक मेरे पास 14 सेट हैं, उसको मैं 14 सेट को 14 दिन में करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।